पढ़ चुके हैं आप सभी। क्रिया क्या है? क्रिया एक संस्कृत शब्द है। इसका हिंदी देखा जाए तो क्रिया का मतलब होता है काम। काम कौन करता है? कोई इंसान या व्यक्ति ही तो करता है। व्यक्ति किसी के अंतर्गत आती है? संज्ञा के अंतर्गत। और संज्ञा के स्थान पर जो आती है उसे क्या कहते हैं हम? उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम से वाक्यों में आई क्रिया का संबंध एक दूसरे से जोड़ता है, इसे ही कारक कहते हैं। तो आज हम लोग कारक के बारे में जानेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस कहते हैं। कारक को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि कारक की परिभाषा यह कहता है कि संज्ञा तथा सर्वनाम के, ध्यान दीजिएगा, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कह रहा है? संज्ञा तथा सर्वनाम। संज्ञा आपको पता है, सर्वनाम हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि दोनों को, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जुड़ता है यानी क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। क्लियर है? कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया का करने वाला। क्रिया को करने वाला यानी क्रिया क्या है? काम। क्रिया का अर्थ होता है काम, यानी काम को करने वाला। एक साधारण सी उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे राधा नाच रही है, उसमें नाच कौन रही है? राधा। तो राधा क्या कर रही है? राधा अपना कुछ न कुछ क्रिया कर रही है, काम कर रही है। तो राधा क्या हो गई? संज्ञा। नाम है तो संज्ञा हो गई। और उसका काम क्या हो गया? नाचना। यानी संज्ञा हो गई राधा और उसका क्रिया क्या हो गया? नाचना। सर्वनाम अगर उसके स्थान पर अब कह रहा है दोनों को जोड़ता है, संज्ञा तथा सर्वनाम, तो सर्वनाम उसमें क्या हो जाएगी? अगर राधा के जगह पर हम दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि वह नाच रही है तो क्या हो जाएगी? वह क्या हो गया? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और कारक की परिभाषा हमें क्या कह रही है कि संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द के साथ जो संबंध होता है, जो संबंध जोड़ता है, उसे हम कारक कहते हैं। तो इन सभी वाक्यों में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। यह कारक कहलाता है। एम आई क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई संदेह है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है। अब है कारक के भेद। वैसे कारक के भेद जो हैं मुख्य रूप से 6 होते हैं, यानी 6 भेद होते हैं। लेकिन संबंध तथा संबोधन को भी लगभग कारकों में ही गिना जाता है। इसे कारक न कहकर उसे उपकारक, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। संस्कृत में विभक्ति कहते हैं इसे। इस प्रकार कुल मिलाकर टोटल जो है 8 कारक के भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। पहला है फर्स्ट, कर्ता। कर्ता क्या हो गया ना? चिन्ह हो गया। और उसके चिन्ह क्या हो गया? मुख्य रूप से कर्ता क्या हो गया? कारक। लेकिन अगर उसका विभक्ति चिन्ह देखेंगे तो क्या हो जाएगी? ने। नेक्स्ट है कर्म। क्या हो गया? कारक। लेकिन उसका विभक्ति चिन्ह को। करण कारक, उसका विभक्ति क्या हो गया? से, के द्वारा। नेक्स्ट फोर्थ, संप्रदान कारक, उसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? को, के लिए। आपादान कारक, से अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे। नेक्स्ट सेवंथ,
अधिकरण कारक में पर। नंबर 8 लास्ट संबोधन हे अरे आदि। तो आपने देखा ये कारक जो है, ये कारक के 8 चिन्ह होते हैं। हम लोग ऐसे याद कर लिए थे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को का के लिए, आपादान कारक से, संबंध का के की, अधिकरण कारक में पर संबोधन हे हो अरे। बिल्कुल ईजी है। इस तरह अगर ये आप रट्टा भी मार लेना तो आपकी कारक क्लियर हो जाएगी, कहीं से भी आ जाएगा। और ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न MCQ में आप देखेंगे कोई भी कंपटीशन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ना ज़्यादा तो 4-5 तो होते ही होते हैं। ऐसे अटपटा सा कुछ भी पूछ देता है। और अगर आपको कारक चिन्ह अगर नहीं आता तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर इसको याद कर लेंगे ना तो आपको पूरी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर पूरी चैप्टर ना पढ़ें तो इसको लर्न आप कर लेंगे। अभी तक हमको याद है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, अभी तक हमको लर्न है। तो इसका रीज़न यही है कि अगर ये आप कर लेंगे ना तो आप प्रश्न आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए, अब इस चिन्ह को जानने के लिए हम आपके पास एक पैराग्राफ लेते हैं, यानी एक स्टैंजा लेते हैं कि आपको इस पैराग्राफ में इसमें टोटल जो है कारक के चिन्ह आ जाएंगे। पढ़ लेते हैं इसको। अध्यापिका ने, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अध्यापिका ने कविता को पेंसिल से एक चित्र बनाने के लिए कहा। कविता ने ताजमहल का चित्र बनाकर आकाश से के द्वारा टंगवाने को कहा, परंतु जैसे ही वह मेज पर चढ़ा अचानक मेज से नीचे गिर पड़ा। अध्यापिका ने तुरंत उसे उठाया और बोली, अरे आकाश, कहीं चोट तो नहीं आई? तो आपने इन वाक्यों में आपने क्या क्या देखा? ने, को, से, के लिए, का, के द्वारा, पर, से तथा अरे शब्द जितने भी हैं उसमें प्रयोग हुए हैं। अगर हम यदि उसे ध्यान से देखेंगे तो यही शब्द जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को क्रिया के साथ कुछ न कुछ संबंध को जोड़ रहा है, राइट। तो ये अगर हम सपोज कुछ ऐसे ही अनकम्प्लीट सेंटेंस ले लेते हैं, इसी से ऊपर में हमने जो दिखाया उसी को वही सेंटेंस हम अगर नीचे लिखते हैं, सिर्फ चिन्ह हटा देते हैं कारक का, आप देखिएगा कैसा लगेगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। अध्यापिका डैश कविता डैश पेंसिल एक चित्र बनाने कहा। कविता ताजमहल चित्र बनाकर आकाश टंगवाने कहा, परंतु जैसे ही वह मेज चढ़ा अचानक मेज नीचे गिर पड़ा। अध्यापिका तुरंत उसे उठाया और बोली, आकाश, कहीं चोट तो नहीं आई? तो आपने देखा कि इन शब्दों को हटाने से, यानी पूरा कारक का चिन्ह जो है अगर हम हटा देते हैं तो वो हमें अनकम्प्लीट जैसा लगता है, ना पढ़ने में ना सुनने में अजीब सा लगता है कि नहीं? तो बात यानी अजीब सा मतलब क्या, देखने में थोड़ी ना अजीब सा लग रहा है, मतलब पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, यानी कुछ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रही है। तो इन वाक्यों को समझने के लिए कारक का चिन्ह का शब्द का प्रयोग होना बहुत ही आवश्यक है। यही शब्द है, अगर हमने कारक के 8 चिन्ह का प्रयोग करते हुए अगर हम शब्द को कंप्लीट करते हैं तो ये कारक के चिन्ह कहलाते हैं। और यही चिन्ह को प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। तो आपने देखा कि यही आपको याद रखना पड़ेगा कि डेफिनेशन की संज्ञा तथा सर्वनाम जो है क्रिया के संबंध को एक साथ जोड़ता है, एक साथ स्पष्ट करता है। और कारक का अगर आप 8 चिन्ह याद कर लेते हैं तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अगली कक्षा में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सभी के डेफिनेशन को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।